बीजोगी हिंदी शिक्षिका शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा का पद्य पाठ जो है 10वां पद्य पाठ चलना हमारा काम है। क्या करना? चलना हमारा काम है। इस शीर्षक की कविता को हम सीखते जाएंगे। इस पद्य के यानी कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನ। शिवमंगल सिंह सुमन। हालांकि हम अभी क्या करेंगे, उनके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, बहुत महान बड़े साहित्यकार हैं ये। हम इनका संक्षिप्त परिचय आपको जितना चाहिए उतना हम आपको दे देंगे, समझाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे इनका परिचय। परिचय में हम देखते जाएंगे कवि कौन है। शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म कब हुआ हम देखते जाते हैं। 5 अगस्त सन 1915। 5 अगस्त ಅಂದ್ರೆ 5 अगस्त अगस्त 5ನೇ ತಾರೀಕು 1915ನೇ ईस्वीಯಲ್ಲಿ इनका जन्म हुआ। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ, ये कहाँ पर पैदा हुए, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು हम देखते जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले, उत्तर प्रदेश राज्य यूपी ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ। ಯುಪಿಯ ಉನ್ನಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉನ್ನಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗರ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಗಾಂವ್ यानी ಊರು ಹಳ್ಳಿ, जगरपुर ಅದರ ಹೆಸರು। ಆ जगरपुर ಅನ್ನುವಂತ गांव में इनका जन्म हुआ। आप कह सकते हैं, अभी देखकर बता दीजिए इनका नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद इनका जन्म 15 अगस्त 1915 को 5 अगस्त 1915 को हुआ। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में हम देखते जाते हैं। तो बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं PhD पदवी, स्नातकोत्तर पदवी ಮತ್ತು PhD ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, उपाधि प्राप्त की है। PhD आಯಿತು। उसके बाद ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ और एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है भागलपुर विश्वविद्यालय। ये कौन सा? बनारस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और PhD की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। उसके साथ साथ और एक यूनिवर्सिटी, वी मैंने लिखा है, वी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से। डी लिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, साहित्यದ डॉक्टर ऑफ ಅಂದ್ರೆ लिटरेचर ಅಂದ್ರೆ साहित्य, लिटरेचर ऑफ डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, बनारस ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು PhD ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। भागलपुर विश्वविद्यालय से क्या प्राप्त किए? डीलिट की पदवी यानी उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪಾಧಿಯನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ। पुरस्कार के रूप में पद्मश्री पुरस्कार यानी डीलिट की उपाधि प्राप्त करते करते ही इनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला। उसके साथ साथ पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। देव पुरस्कार नाम का एक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उसके साथ शिखर सम्मान, भारत भारती पुरस्कार आदि पुरस्कारों से ये सम्मानित हैं।
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ದೇವ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಭಾರತ ಭಾರತಿ, ಸೋವಿಯತ್ ನೆಹರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಈ ತರಹ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕವಿ ಈ ತರಹ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೇಖಕ ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. वैसे ही ये भी ऐसे ही हैं, इनके पुरस्कार के नाम है. इनका निधन कब हुआ ये भी दिया गया है यहाँ पर 27 नವೆಂಬರ್ 2002. 2002ರಲ್ಲಿ ಇವರು 27 नವೆंबर 2002ರಲ್ಲಿ हार्ट अटैक आदि ಅಂದ್ರೆ हृदयाघात से इनका निधन हुआ. इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है यहाँ पर मैं नहीं लिखा है शामपट पर, मैं कहते जाती हूँ, आप लिखते जाइए. कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? युग का मोल, एक पुरस्कार का नाम है युग का मोल. प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, गति ये है गीति काव्य है. उसके बाद प्रकृति पुरुष, और एक बार मैं समझाती हूँ कौन कौन से. युग का मोल एक नाम है रचना का, युग का मोल. उसके बाद प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, उसके बाद वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, ये गीति काव्य है, गीतों से संबंधित एक रचित काव्य है. उसके बाद आराम, खोज, शोध, खोज शोध और ढूंढ. इसके बार बार हम देखते जाएंगे, ये शब्द आ जाते हैं ऐसे. उसके बाद कौन कौन से? हिमालय, वाणी, व्यथा, उद्यम और विकास. उसके बाद प्रकृति पुरुष, कालिदास. कालिदास एक प्रकृति पुरुष और कालिदास इनके नाटक हैं आदि हम इनकी रचनाओं को देख सकते हैं. याद रखिए, एक नाटक का नाम याद रखिए और अनेक रचनाएं हैं उसमें. युग का मोल याद रखिए, नहीं तो प्रलय सृजन याद रखिए, नहीं तो विद्यालय हिमालय याद रखिए. जो भी एक या दो तीन रचनाओं को याद रखिए, क्योंकि कवि का नाम हम कहते ही हाँ पता है उनके बारे में, ये सब हम जानते हैं. ये जानना जरूरी है क्योंकि जानने के लिए ही दिया हुआ होता है ना परिचय. तो किस प्रकार के कवि के कैसे लिखते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनका जन्म कहाँ हुआ, माँ बाप कौन है, शिक्षा कहाँ तक पाई है, ये सभी हम उनमें देख सकते हैं. नाटक कौन कौन से हैं? इनका नाटक है कालिदास. कालिदास ಅನ್ನುವಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. उसके बाद प्रकृति पुरुष, प्रकृति ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. उसके बाद 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात. ಬಾರಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ದಿಬ್ಬಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ದಿಬ್ಬಣ? ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬಣ ಅಂತ. ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಬಾರಾತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರ भी मिला है. ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ 1974ರಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಬಾರಾತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ पुरस्कार भी मिला है, प्राप्त किए हैं, उनसे उससे सम्मानित हैं. समझ में आया? ठीक है, हम अब देखते जाते हैं क्या है यहाँ पर. चलना हमारा काम है. कविता का नाम सुनते ही हमें लगता है हमारा जीवन रोज क्या करते हैं, हमारे जीवन में चलते ही रहना चाहिए, है ना. जीवन रुकने से रुक जाता है, चलने से आगे बढ़ता है. बढ़ता है या नहीं? कैसे? देखिए कितना अच्छा है ये टाइटल, शीर्षक किस प्रकार है? चलना हमारा काम है. चलना मीन्स जीवन में आगे बढ़ना, आगे जाना. अभी जहां पर है वहीं पर स्थित रहते हैं तो वहां पर जिंदगी समाप्त होती है. ऐसी जिंदगी हमारी नहीं है. हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, नए नए शोध करते हैं, ढूंढते हैं, सीखते हैं, है ना, अपने जीवन में लागू करते चले जाते हैं. ऐसे समय में हम चलते रहना चाहिए. जीवन में एक सरिता की तरह. सरिता का अर्थ होता है क्या है? हाँ, सरिता का अर्थ है नदी. नदी, सरिता ಅಂದ್ರೆ नदी. जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, क्या करती हैं? वो कल कल नाद करते बहती रहती है ना.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಕಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮಧುರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ನದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗೇನೆ वैसे ही हमारा भी जीवन है, एक नएपन को लेकर आगे बढ़ता रहता है। अपने जीवन में पूरा सुख हो या दुख हो, उसको समेट कर दोनों को एक रूप में उसे लेते हुए हम क्या करते हैं, एक नदी के समान चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। वो नदी पानी के रूप में बहती है, हमारा जीवन यहाँ पर एक नदी के रूप में बहता रहता है। तो इसीलिए रुकना जिंदगी नहीं है, चलने का काम यानी चलने का नाम ही जिंदगी है। ठीक है, इसीलिए चलते ही रहना है। किस प्रकार चलना है उसे हम इस कविता में देख सकते हैं। इस कविता के अंतर्गत कुछ नए शब्द हम देख सकते हैं, देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसका अर्थ क्या है, आपको मैं कविता पढ़ाते समय और भी कुछ शब्दों के अर्थों को कहते जाती हूँ, लेकिन अब हम कुछ मेन जो शब्द है प्रमुख हैं उनको हम देखते जाएंगे। कौन सा है, पहला गति। आपने नहीं सुना है, शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। जो सुना है ठीक है, नहीं सुनते हैं तो अब सीख लीजिए क्या है इस शब्द का अर्थ। तो चाल, उसके बाद गमन, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಚಲನೆ ವೇಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ। उसके बाद पैर, पैर पाव ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಪಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, पैर ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು, ಅದನ್ನ पाव ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। उसके बाद यहाँ एक शब्द है, हमने द्वार शब्द सुना है। द्वार बागिला बड़ी, कन्नड़ में हम भी उसे उच्चारण करते हैं और उसका अर्थ भी हमें पता है, द्वार ಅಂದ್ರೆ बागिಲು अल्वा। लेकिन ये द्वार को और एक नए शब्द से यहाँ पर दिए गए हैं, दर। दर का अर्थ भी जो होता है द्वार भी होता है, और एक अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, दारी, बागिಲು। ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು, ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೆರೆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು, ऐसा कहते हैं या नहीं? इसीलिए यहाँ पर दर का अर्थ होता है द्वार, रास्ता, मार्ग। उसके बाद और एक शब्द है मंजिल। ये सुना है आप? नहीं सुना है। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है कन्नड़ में मैं आपको समझाती हूँ, गुरी। ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। उसके बाद और एक शब्द है विराम। विराम का अर्थ पता है हमें भी, क्या है, विश्रांति। ಈಗ ವಿರಾಮದ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮ, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಆರಾಮ್ ಲೇನ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ। उसके बाद खोज, खोज आपने सुना होगा, लेकिन जो नहीं सुना है सुन लीजिए और याद रखिए। शोध का, खोज का अर्थ होता है शोध, ಶೋಧಿಸು, ಹುಡುಕು, ಢೂಂಡ್। ಢೂಂಡ್ का अर्थ भी ಹುಡುಕೋದು, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ। ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪಗ್, ಪಗ್ का अर्थ होता है जो पग, घुंघरू ಅಂತ ನಾವು ಪದ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ। घुंघरू का अर्थ होता है ಗೆಜ್ಜೆ, पग का अर्थ होता है ಕಾಲು, ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ, ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಗ, ಪಗ್, ಪಗ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು, ಪಗ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು। पग का अर्थ होता है कदम, ಹೆಜ್ಜೆ, ಪಾದ, ನಾವು ಈ ತರ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। उसके बाद एक शब्द है रोड़ा। रोड़ा को आपने नहीं सुना होगा, तो देखिए ये इसका अर्थ होता है ईंट या पत्थर का बड़ा ढेला। ईंट, ईंट ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ। ईंट ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಗಾತ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಬಾದಾಮಿ, ನಾವೀಗ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಾಧಾಯಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, उसका अर्थ होता है बहुत बड़ी समस्या आपके सर पर है ना। इसीलिए बच्चों आपको यहाँ पर वाक्य के अंतर्गत जो अर्थ आपको सही लगता है वहां पर सही आप लिख सकते हैं, उसी अर्थ को लिखना होगा। उसके बाद है
ಅಟಕ್ತಾ रहना ಅಟಕ್ತಾ रहना ಅಂದ್ರೆ ರೋಕ್ನ, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉಲ್ಜಾನ, ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಎದುರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, रोकना तड़ेयुವುದು ಅಂತ ಕೂಡ अर्थ ಕೊಡುತ್ತೆ। उसके बाद अभिराम एक शब्द है, अभिराम आपने नहीं सुना है, बहुत सुंदर शब्द है ना। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम अंद्रेनो सुंदर और मनोहर। मनोहर का अर्थ क्या होता है? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। उसका अर्थ क्या होता है? अभिराम। याद रखिए बच्चों, इतने सारे शब्द हैं, इसमें 4 शब्द तो आज याद रखिए, अगले दिन और 2 शब्द देख लीजिए, ऐसे देखते रहिए, कभी भी आपके दिमाग में रहते हैं, शाश्वत रूप में ये आपके दिमाग में घर बना के बसते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस कविता का जो आशय क्या है, कवि किस आशय से इस कविता को उद्देश्य से लिखा है, उसे हम देखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो कवि परिचय आपने लिखा होगा उसको क्या करती हूँ, शाम से पूछती हूँ, तो शब्दार्थ जो है उसको भी लिख लीजिए और याद रखिए शब्दों के अर्थ को। ठीक है, अब हम देखते जाएंगे क्या है इस ಕವಿತಾ ಆಶಯ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಕವಿ ಇದನ್ನ ಏಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಚಲನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್, ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ। ನೋಡಿ, ನಾವೇ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ। ನಡೆಸುವವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ है ना, उनको कुछ दिन, एक दिन कुछ हो गया तो आप कैसे चलेंगे? चलाने वाले हमेशा चलाते रहते हैं? नहीं, चलने के लिए सिखाते हैं। इस प्रकार चलना है, इस प्रकार जीवन बिताना है, इस प्रकार जिंदगी में आगे बढ़ना है, इस प्रकार ऐसे अपना जीवन सार्थक बनाना है। जितने दिन तक हम इस धरती पर रहते हैं, जीते हैं, उतने दिन तक एक आदर्शमय जीवन बिताकर उसका अनुभव करके हम जाना पड़ता है। तो देखते जाएंगे इस कविता में हम किस प्रकार चलना, जिंदगी में चलना बहुत आवश्यक है, प्रमुख है, कैसे हम देखते जाएंगे आशय के साथ साथ। ठीक है बच्चे, इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती है। सबके जीवन में रुकावट का अर्थ होता है अड़े तड़ेಗಳು। ಯಾರು ಬಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ है ना। ಹಾಗಾಗಿ हमारे जीवन में क्या आते हैं, रुकावटें, अड़ेतड़ेಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, अनेक रुकावटें आती हैं और उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಈ ತರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ वो समझाते हैं उसे देखेंगे। किस प्रकार गति प्रबल पैरों में भरी, आप कितना अपने जीवन में मुश्किलें, रुकावटें सामना की है पता नहीं, लेकिन इतने छोटे छोटे उम्र में ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं आती। कुछ लोगों को आते हैं, माँ बाप गुजर जाते हैं, उनके ऊपर ही जीवन का भारिया चलता रहता है, जो भी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, ऐसे समय में हम ठीक से उसको ठीक करवाते हैं तो और उसे पार करके बढ़ते हैं तो हमारा जीवन आदर्शमय बन जाता है। तब हम हमारे इस समाज में एक आदरणीय व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। हम देखते जाएंगे कविता को किस प्रकार पढ़ना है, उसे गायन के रूप में आप कोशिश कीजिए, देखेंगे क्या क्या है। मैं भी अगली अवधि में इसको ये करूँगी, अभी समय कम है, उसके आधार पर मैं पढ़ते जाती हूँ। पहले एक बार यहाँ पर वाचन करती हूँ, देखेंगे। गति प्रबल पैरों में भरी
फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कितना अच्छा, देखिए 4 लाइन से सिर्फ, लेकिन उसमें सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। ಇರೋದು 4 ಲೈನು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದ ಸಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಗತಿ ಪ್ರಬल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, पर हो निराशा क्यों मुझे। जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ बीच ही से फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, पर गति न जीवन की न रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है। जो रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದಾದ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಗುಟ್ಟು, ಅದರ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗತಿ ಪ್ರಬಲ್ पैरों में भरी, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿರ್ ಕ್ಯೂ ರಹೂಂ ದರ್ ದರ್ ಖಡಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, मेरे जीवन के सफर में, रास्ते में मैं वहीं पर क्यों रुकते चले जाऊं। नहीं, क्योंकि मेरे पैरों में अभी भी दम है, प्रबल गति है, ವೇಗ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚಲನೆ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, चलते ही रहना है। फिर क्यों मैं रुक कर चल रहा हूं अपने जीवन में। ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಗವಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದರ್ ದರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। जब आज मेरे सामने है, मेरे सामने मेरे जीवन का रास्ता इतना लंबा है ना, ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ಸಾಲನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಹೇ ರಾಸ್ತಾ ಇತ್ನಾ ರಾಸ್ತಾ ಪಡಾ ಹೈ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಾಸ್ತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಜಬ್ ತಕ್ ನ ಮಂಜಿಲ್ ಪಾ ಸಕೂಂ, ಜಬ್ ತಕ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮಂಜಿಲ್ ನ ಪಾ ಸಕೂಂ,
ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ, मेरे जीवन के सफर में जो रास्ता मेरे सामने है, मैं क्यों गति प्रबल पैरों में है, शक्ति है, प्रबल शक्ति है, दम है, फिर भी मैं क्यों रुक रुक कर मेरे जीवन में चल रही हूँ या चल रहा हूँ? ये गलत है। क्या करना है? गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक मंजिल न पा सकूं, ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ तब तक मुझे न विराम है, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಚಲನಾ ಹಮಾರ ಕಾಮ ಹೇ, ನಡೀತಾನೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ, ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ शब्दार्थ इर्बोदु, कवि परिचय हो, शब्दार्थ हो, और जो किस प्रकार कविता को वाचन करना है और गायन किस प्रकार करना है, अगली अवधि में हम उसे सीखते जाएंगे. एक्सप्लेन करते समय मैंने सिर्फ ये इसको किया है स्टैंडर्ड को, उसके बाद का जो है मैं अगली अवधि में आपको पूरा भाग समझाने की कोशिश करती हूँ. जो अब तक मैंने कवि का परिचय वो सभी कहा है, उसको ठीक से लिख कर देख कर लाइए. धन्यवाद.